हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। एक जगह है, पॉपुलेशन 4 करोड़ से भी कम, यानी हमारे यहाँ का झारखंड या तेलंगाना के बराबर। यहाँ नौकरियाँ नहीं है, बिजनेसेस नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन भुखमरी का शिकार है, यानी 3 में से 1 इंसान को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। कोई फ्यूचर नहीं दिखता। और तो और एक पूरी जनरेशन है जिसका काम है अफीम की खेती करना, ड्रग्स का बिजनेस करना। ये जगह आपने गैस कर ही ली होगी, अफगानिस्तान। अब आपने बचपन में कहीं पढ़ा होगा कि गंदा पानी अगर कहीं जमा हो तो उससे ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिससे बीमारी वाले कीटाणु और मच्छर पैदा होते हैं। मैंने जो डिस्क्रिप्शन आपको अफगानिस्तान का दिया, उससे ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिससे क्रिमिनल्स पैदा होते हैं। और उसमें रिलीजन की एक एक्सट्रीम समझ अगर घोल दो तो क्रिमिनल्स की जगह पैदा होंगे टेररिस्ट। और इन क्रिमिनल्स और टेररिस्ट से जो आपदा पैदा होगी, उसमें अवसर तलाशने वाले पूरी दुनिया में बहुत हैं। पिछले 20 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान के डिफेंस को मजबूत करने के लिए 83 बिलियन डॉलर्स खर्चा किए। इसका नतीजा ये हुआ कि तालिबान ने महज 8 दिन में सारी मेजर सिटीज इंक्लूडिंग काबुल पर कब्जा कर लिया। पता नहीं उन 83 बिलियन डॉलर्स और अफगानिस्तान की डिफेंस फोर्सेस का आखिर हुआ क्या। वैसे तो अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, और कुछ लोगों का कहना ये हो सकता है कि अमेरिका की हार हुई है। लेकिन क्या फिर अफगानिस्तान की जीत हुई है? क्या जिस देश की जीत होती है उसके लोग देश छोड़कर भागने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं? वैसे भी अगर अफगानिस्तान की जीत हुई होती तब तो वहां से हमें खुशी मनाते हुए लोगों के विजुअल्स मिलने चाहिए थे। लेकिन विजुअल्स हमको मिल रहे हैं बंदूक लहराते हुए तालिबानियों के। शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि जीत हुई है तालिबान की, ना कि अफगानिस्तान की। तालिबान पूरा अफगानिस्तान नहीं है, आधा भी नहीं है, बहुत कम है। अफगानिस्तान के बारे में और तालिबान के बारे में और डिटेल्स देंगे अभिषेक। तो आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान पे। शोएब ने इसे कहा कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड कहा जाता है बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए। हम रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में देखें, पिछले 150 से 200 साल की बात करें तो अमेरिका तीसरी ऐसी सुपर पावर है जो अफगानिस्तान में एक तरह से हार के जा रही है। कहीं ना कहीं आपको ये कहना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की हार हुई है। तालिबान कहीं ना कहीं जीता है, वापस वो सत्ता में आया है अफगानिस्तान की। तो ये शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले ब्रिटेन के साथ हुई थी। ब्रिटेन के बारे में तो कहा जाता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता है, पर अफगानिस्तान ऐसा था जहाँ पे ब्रिटेन कभी अपना साम्राज्य स्थापित पूरे तरीके से नहीं कर पाया। ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच में 3 बार लड़ाइयाँ हुई है। ब्रिटेन अफगान वॉर जिसको कहा जाता है। सबसे पहले हुई थी 1938-42 में, उसके बाद 1978 और 80 में। इसके बाद ब्रिटेन ने ब्रिटेन के एक सपोर्ट से एक आदमी, एक राजा वहाँ की गद्दी पे, अफगानिस्तान गद्दी पे बैठा था। उसके बाद 1919 और 21 में ब्रिटेन अफगान के बीच में एक वॉर हुई थी। उस समय फर्स्ट वॉर भी चल रहा था, तो ब्रिटेन के काफ़ी रिसोर्सेस फर्स्ट वॉर में लगे हुए थे। तो ब्रिटेन की अफगानिस्तान में काफ़ी बड़ी हार हुई, ब्रिटेन को सब कुछ छोड़ के अफगानिस्तान से पूरा बाहर निकलना पड़ा। उसके बाद 1921 में अमीर अमुल्ला खान वहाँ के राजा बनते हैं। वो 10-12 साल तक वहाँ पे राजा रहते हैं। और उसके बाद जहांगीर शाह वहाँ के जो राजा बनते हैं। जहांगीर शाह रिसेंट टाइम में देखे, पिछले अगर हम 100 साल में देखें तो सबसे ज़्यादा टाइम तो अफगानिस्तान पे जिसने शासन किया जहांगीर शाही थे, यानी या किसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रही है अफगानिस्तान में, वो इन्हीं के टाइम में रही। तो लगभग 40 साल इन्होंने शासन किया। उसी इन्हीं के एक कजिन ब्रदर थे, मोहम्मद दाऊद खान, जो 1953 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये जो मोहम्मद खान थे, ये काफ़ी रिफॉर्म की सोच थी इनकी। इनका काफ़ी अटैचमेंट सोवियत यूनियन की तरफ था। इन्होंने कई रिफॉर्म अफगानिस्तान सोसाइटी में, अफगानिस्तान की इकोनॉमी में प्रपोज किए। 1972-73 में ये अपने भाई जहीर खान को मार के खुद अफगानिस्तान की सत्ता में आते हैं। और ये अपने आप को राजा घोषित नहीं करते, अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित करते हैं। और ये घोषित करते हैं कि अफगानिस्तान में अब डेमोक्रेसी रहेगी, अब रिपब्लिक बनेगा अफगानिस्तान। इनका कहीं ना कहीं अटैचमेंट मतलब सोवियत यूनियन की तरफ था। इन्होंने कई रिफॉर्म किए सोसाइटी में।
जैसे कि लड़कियों के एजुकेशन को इन्होंने अलाउ किया, लड़कियों को काम में वर्कफोर्स में इन्होंने महिलाओं को अनुमति दी, और कई जो कट्टरपंथी या कई जो एक्सट्रीम धार्मिक भावनाएं जो अफगानिस्तान में चल रही थी उनको हटाने का इन्होंने काम किया। तो उससे हुआ ये कि जो कट्टरपंथी लोग थे, जो बहुत ही एक्सट्रीम धार्मिक कट्टरपंथ का समर्थन करते थे, वो इनके खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि इनकी आर्मी में भी एक गुट में बगावत हुई। लगभग 30,000 के करीब जो सैनिक थे इनकी आर्मी के, उन्होंने इनके खिलाफ बगावत कर दी। तो उस समय इन्होंने मदद के लिए संभाला कि सोवियत यूनियन से काफ़ी ये नज़दीक थे ये। तो सोवियत यूनियन के समय के जो प्रेसिडेंट थे उनको कॉल किया और मदद मांगी, बट वो प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि हम सोवियत यूनियन डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता है। अगर सोवियत यूनियन डायरेक्ट सीधे मदद करेगा तो दूसरी कंट्री भी इन्वॉल्व हो सकती है। उस समय सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल ही रहा था। तो इन्होंने अमेरिका को एक सजेशन दिया, जो कि एक बोला जाता है कि बहुत ही बचकाना सजेशन था, कि आपकी आर्मी को अफगानिस्तान की आर्मी की ड्रेस पहना के भेजना, तो किसी को पता नहीं पड़ेगा कि रशियन आर्मी अफगानिस्तान में आई है मदद करने के लिए। तो रशिया ने जो तुर्की और जो तजाकिस्तान के जो एरिया है वहाँ से लोगों को रिक्रूट किया, हायर किया, और एक बटालियन बनाई स्पेशल, और उस बटालियन को उनकी मदद के लिए भेजा। उसके बाद 1978 में इनकी हत्या हो जाती है, और एक एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अफगानिस्तान वापस आ जाती है। और फाइनली 1973 में ऑफिशियली एक रशिया 24 दिसंबर को अफगानिस्तान पर अटैक करता है। उनकी पूरी फोर्स अफगानिस्तान में घुसती है। अब ये रशिया के खिलाफ एक वहाँ पे कई जो गुट है वो लड़ाई में आ जाते हैं, और अमेरिका क्या करता है, अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट से मुजाहिदीन को तैयार करता है, यानी वहाँ पे जो लोकल कबीले हैं उनको सपोर्ट करता है, और उनको रशिया के अगेंस्ट में सब हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है, पूरे रिसोर्स पाकिस्तान और अमेरिका उनको प्रोवाइड करते हैं। 10 साल तक ये पूरी रशिया और अफगानिस्तान की लड़ाई चलती है, और 1989 में फाइनली रशिया में हार मानता है, और अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन में एक जेनेवा में एक पीस ट्रीटी साइन होती है, और जो 1 लाख उस समय जो रशियन सोवियत यूनियन के जो सोल्जर थे वो अफगानिस्तान से वापस जाते हैं, और डॉक्टर मोहम्मद नजीमुल्लाह वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। पर जो डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह थे वो भी कहीं ना कहीं उनको रशिया का सपोर्ट था, और रशियन सपोर्टेड रशिया के ही एक हो सकते आदमी थे। तो जो वहाँ के लोकल कबीले थे, अफगानिस्तान की हम हिस्ट्री देखें तो अफगानिस्तान कई कबीलों में बटा हुआ है, कई कबीले हैं, उन कबीलों में से अफगानिस्तान बना है। तो कई जो कबीले थे, खासतौर पे जो कट्टर इस्लाम को जो फॉलो करते थे वो उनका विरोध करते हैं, और वहाँ पे एक गृह युद्ध छिड़ जाता है कई उन कबीलों में, और जो डॉक्टर मोहम्मद नजीमुल्लाह जो ऑफिशियल प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ, और जो मुजाहिदीनों को जो अमेरिका और पाकिस्तान ने तैयार किया था वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। अब 1995 में इन्हीं मुजाहिदीनों में से एक ग्रुप निकलता है जिसका नाम रहता है तालिबान, और उसके फाउंडर रहते हैं मौलाना मोहम्मद उमर। जो तालिबान था काफ़ी कट्टरपंथी विचारधारा का एक गुट था। इसको वहाँ के कई कबीले सपोर्ट करते हैं, और जो पिछले 5-6 सालों से जो गृह युद्ध चल रहा था उसमें एक तरह से कई कबीलों में फ्रस्ट्रेशन बन जाता है कि अब इन्हें थक चुके रहते लंबे 5 साल की लड़ाई के बाद, और इनकी जो तालिबान की विचारधारा थी, कट्टरपंथी विचारधारा थी, तो कई कबीले इनका सपोर्ट करते हैं, और फाइनली 1995 में काबुल पे तालिबान का कब्जा हो जाता है, और ये अगले 5-6 साल तक चलता है। इसी दौरान जो सभी अफगानिस्तान में दो एक मेन पावर हो जाती है, एक तो तालिबान जिसका काबुल पे अफगानिस्तान में पूरा कब्जा रहता है, और एक नॉर्दर्न अलायंस जो कि तालिबान के अगेंस्ट में उनकी लड़ाई चलती रहती है। नॉर्दर्न अलायंस के बारे में, नॉर्दर्न अलायंस को अमेरिका ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, और भारत ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। हमारी एजेंसीज ने वहाँ पे उनके लड़ाकों को भी रिसेंट टाइम में या पहले भी ट्रेनिंग दी है, हथियार प्रोवाइड की है, और अमेरिका का भी इनको सपोर्ट रहा है। अब 9/11 की जब घटना होती है, जब अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक होता है,
तो वो ओसामा बिन लादेन उसका मास्टरमाइंड रहता है, और ओसामा बिन लादेन को उस समय तालिबान ने अपने यहाँ शरण दे के रखी है, वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है। तो अमेरिका टेररिज्म के अगेंस्ट में 2001 में अफगानिस्तान पे हमला करता है, और 9/11 के बाद में, और 13 नवंबर 2001 को जो तालिबान जो ट्रूप रहते हैं, जो तालिबान के सैनिक रहते हैं, वो काबुल छोड़ के चले जाते हैं, और जो नॉर्दर्न अलायंस जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है, जिसकी मदद नॉर्दर्न अलायंस की मदद से अमेरिका काबुल पे कब्जा कर लेता है। और दिसंबर 2001 में हामिद करजाई अमेरिका के तालिबान अफगानिस्तान की जो इंटरिम सरकार बनती है, उसके राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं। तब से लेके 2001 से लेके 2021 को लगभग 20 साल हुआ है। अमेरिका तालिबान का पूरी तरह से सफाया नहीं कर पाया था। भले ही काबुल पे या एक मेजोरिटी ऑफ अफगानिस्तान के पोर्शन पे अमेरिका और अफगानिस्तान का या नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा था, बट पूरी तरह से अफगानिस्तान तालिबान को अमेरिका कभी खत्म नहीं कर पाया। 20 साल की कोशिश की उन्होंने खत्म करने की, पर खत्म नहीं कर पाया। जैसे आपने कहा कि अमेरिका के काफ़ी पैसे लगे, काफ़ी रिसोर्स लगा, और फाइनली अमेरिका ने सोचा कि अब लड़ाई और नहीं लड़ी जा सकती, उन्हें बाहर निकलना है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे, तो फरवरी 2020 में अमेरिका तालिबान से ट्रीटी साइन कर लेता है, एक एग्रीमेंट साइन करता है कि हम हमारी सेना को, अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापस निकाल लेंगे। बेसिकली ट्रीटी की ज़्यादा डिटेल तो नहीं आई, पर जो डिटेल्स आई है वो डिटेल यही रहती है कि अफगानिस्तान तालिबान में ये तालिबान और अमेरिका में ये डील हुई है कि अमेरिका अपनी पूरी सेना विड्रॉ करेगा, तालिबान अमेरिकी सेना पे जब तक हमला नहीं करेगा, जब तक अमेरिकी सेना वापस जा रही है, और आगे भी तालिबान अफगानिस्तान की सॉइल को अमेरिका के अगेंस्ट में जो टेरर एक्टिविटी हो रही है उसमें कभी होने नहीं देगा, ना ही अफगानिस्तान पे कभी अमेरिका पे कभी अटैक करेगा। तो उसी ट्रीटी के तहत जब बाइडेन बनते हैं, तो बाइडेन इस प्रोसेस को काफ़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंट करते हैं, काफ़ी तेज़ी से सोल्जर हटाते हैं। जिनका अभी बाइडेन का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आपने बहुत ही जल्दी ही जल्दबाजी में अमेरिकी सोल्जर को वापस अफगानिस्तान से निकाल लिया। बट किसी ने नहीं सोचा था, चाहे वो अमेरिका हो या दूसरे कंट्री हो, कि जब अमेरिकी सोल्जर जाएंगे तो इतनी तेजी से तालिबान अफगानिस्तान पे अपना कब्जा कर लेगा। बाइडेन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी यही कहा उसमें कि अफगानिस्तान में से सोल्जर्स को हटाने का सही टाइम कुछ हो नहीं सकता था। हम अभी हटाए तो ये सिचुएशन है, आगे भी हटाते तो ये सिचुएशन आ सकती थी, बट जितना हमने सोचा था उससे जल्दी ही सिचुएशन चेंज हुई है, और तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। अब बात ये आती है कि आपको लड़ाई लड़नी है, तालिबान की लड़ाई कर रहा है, तो लड़ाई लड़ने की सबसे जरूरी चीजें होती है आपके पास पैसा और हथियार, तभी आप सस्टेन कर पाते हैं। तो तालिबान को इतना पैसा कहाँ से मिलता है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है कि वो 20 साल तक अमेरिका के खिलाफ लड़ता रहा, और अभी वापस उसने काबुल पे कब्जा कर लिया है। तो 2020 में यूएन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें पूरा एक डिटेल दी गई थी कि तालिबान किस तरह से पैसे का बंदोबस्त करता है। तो उसमें ये कहा गया था, तालिबान का लगभग जो एनुअल रेवेन्यू है वो है 1.5 बिलियन यूएसडी, यानी पूरे साल भर में 1.5 बिलियन यूएसडी की तालिबान की कमाई होती है। उसमें से जो मेजर पोर्शन आता है वो आता है ड्रग्स के व्यापार से। जैसे कहा कि अफीम की खेती, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अफीम की खेती बहुत होती है, तो पूरी दुनिया में जितना अफीम प्रोड्यूस होता है उसमें से 80% अफगानिस्तान में होता है। तो ये अफीम की खेती में तालिबान काफ़ी इन्वॉल्व है। कई यानी वो खुद प्रोड्यूस भी करता है अफीम, उसको आगे बेचता है। उसके अलावा तालिबान की कई लेबोरेटरीज बनी हुई है, ये लेबोरेटरी में वो अफीम का यूज़ करके, दूसरे केमिकल्स का यूज़ करके दूसरे ड्रग्स बनाते, दूसरे नशीले पदार्थ बनाते हैं, जिनको वो आगे स्मगल करते हैं। उसके अलावा तालिबान ये करता है कि जो दूसरे स्मगलर है उनको अपना सामान कहीं दूसरे जगह पहुंचाना है, तो उनको एक प्रोटेक्शन देते हैं, और उस प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में वो उनसे पैसा लेते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम उनका ये जो पूरा जो ड्रग्स का अफगानिस्तान में कारोबार है, और यहाँ से ड्रग्स पूरा मिडिल ईस्ट में, एशियन कंट्रीज में, यूरोप में वहाँ पे जाती है, पूरा इसको तालिबान कंट्रोल करता है।
जो सेकेंड मेन जो सोर्स है वो है वहाँ पे माइनिंग के थ्रू। जो इनलीगल माइनिंग्स होती है, चाहे वो आयरन ओर की हो, जिंक की हो, कई खदाने पे तालिबान का कब्जा है। तो उस माइनिंग के थ्रू उनकी एक इनकम होती है। दूसरा एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, अपहरण के द्वारा इनकी इनकम होती है। जो एरिया जो तालिबान के कंट्रोल में थे अभी, अगर वहां से किसी को कुछ बिजनेस करना है, यहाँ से किसी को पास होना है, जो हाईवे पे कंट्रोल कर रखा था, उनकी चेक पोस्ट थी, तो आपको पैसा देना पड़ता था, तो उससे उनकी इनकम होती थी। तो ये हो गया तालिबान की इनकम का सोर्स। अब उनको हथियार कहाँ से मिलते थे? तो मेन जो जो आर्म्स सप्लाई करता था तालिबान को, वो करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान काफ़ी मात्रा में अफगानिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। उसके बाद ईरान भी तालिबान को सपोर्ट करता है, उनको हथियार सप्लाई करता है। और अमेरिका का कहना है कि रशिया भी कहीं ना कहीं भी कुछ सालों से तालिबान को सपोर्ट कर रहा था और उनको हथियार प्रोवाइड कर रहा था। तो ये पूरा है कि इसी तरह से तालिबान अपना रिसोर्स फाइनेंशियली और हथियारों का रिसोर्स पूरा अरेंज करता है। अब हम आते हैं कि भारत के लिए क्या है, कि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला ये है कि एक जो अभी रिसेंट जो बात चल रही है जब से तालिबान आया है, 1999 का जो हाईजैक हुआ था इंडियन एयरलाइंस के प्लेन का, जो कंधार में गया था, उसका बार बार जिक्र आ रहा है। क्योंकि उस समय ये हुआ था कि जब तालिबान का जब उस समय अफगानिस्तान में कंट्रोल था, तो हमारी कोई डिप्लोमेटिक लिंक तालिबान के साथ नहीं थी। जब हाईजैकर सब ने प्लेन को कंधार ले गए, तो हमें पता नहीं था तालिबान से किससे बात करना चाहिए, हमारा कोई चैनल ही नहीं था। तो उस समय इंडिया को काफ़ी मुश्किल आई थी। तो अभी ये कहा जा रहा है कि इंडिया को तालिबान से किस तरह से अपना चैनल बना के रखता है कि कभी ज़रूरत पड़े किसी भी केस में तो एक कम्युनिकेशन हो सके। दूसरा, इंडिया ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, अरबों रुपए लगाए अफगानिस्तान के रीडेवलपमेंट में, उसका क्या होगा। दूसरा, अफगानिस्तान जैसे पता है कि तालिबान को पाकिस्तान कहीं ना कहीं पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की प्रेजेंस बढ़ेगी तो उसका नुकसान भी इंडिया को हो सकता है। तो ये पॉइंट है। इंडिया ने भी अपना कोई एक कोई स्टैंड अभी तक अफगानिस्तान पे की जो सिचुएशन उस पर नहीं लिया है। क्योंकि दूसरे देशों की तरह इंडिया भी चाहता है कि हम देखना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में आगे होता क्या है, किस तरह की गवर्नमेंट बनती है, तालिबान किस तरह की सरकार बनाता है, उसके बाद हम हमारा एक स्टैंड लेंगे कि हमें किस तरह से संबंध तालिबान से रखना है। फिलहाल तो इंडिया पूरा फोकस यही है कि जो अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए उनको बाहर निकाले। इंडियन एम्बेसी भारतीय दूतावास पूरी से बंद हो गया है और अब अपने सारे राजनयिकों को और दूतावास के एम्प्लॉयज़ को, भारतीय एम्प्लॉयज़ थे, उनको निकाल दिया है। फिलहाल अफगानिस्तान की बात करें तो 3 कंट्री के ही दूतावास काम कर रहे हैं, एक रशिया, चाइना और पाकिस्तान। बाकी सारे कंट्रियों के दूतावास बंद हो गए। अब किस तरह के फॉर्मेट सरकार बनती है, इस पर अलग डिबेट चल रही है, क्या रहता है। अब जैसे इस्लामिक स्टेट तो बनना ही है। इस्लामिक स्टेट में भी 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने देखे हैं जो चलती है। एक होता है इस्लामिक रिपब्लिकन, जैसे जो कि ईरान में है जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें जो धार्मिक एक जो गुरु रहते हैं वो हेड ऑफ स्टेट रहते हैं और उनके अंडर में चुनी हुई सरकार चलती है। और एक होता है इस्लामिक अमीरात, जो कि अफगानिस्तान बोला कि हम इस्लामिक अमीरात बनाएंगे, यानी उसमें रिपब्लिक, उसमें डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, चुनाव नहीं होंगे, किसी एक का ही शासन रहेगा। तो ये भी देखना है कि जो दूसरे जो गुट है तालिबान में, इस पर कई गुटों से मिलकर तालिबान अफगानिस्तान बना है, तो किस तरह की पावर शेयरिंग होती है वो आने वाले कुछ दिनों में हमें पता पड़ेगा कि अब किस तरह से गवर्नमेंट में तालिबान के साथ साथ जो अफगानिस्तान के दूसरे इंटरेस्ट ग्रुप है, दूसरे ग्रुप्स हैं, उनका क्या गवर्नमेंट में जो फॉर्म होगी उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। जब अभिषेक ये बता रहे थे कि इस पूरी अफगानिस्तान की स्टोरी में कितने सारे प्लेयर्स हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अमेरिका, तालिबान, अफगानिस्तान खुद, तो मुझे शायर जमाली की 2 लाइनें याद आई जो बड़ी गजब की लाइनें यहाँ पे फिट होती हैं। वो ये है कि जिनका पेशा हो मसाइल की तिजारत करना, मसाइल यानी प्रॉब्लम्स और तिजारत यानी बिजनेस डील्स, तो बेसिकली जिनका पेशा हो मसाइल की तिजारत करना, जो लोग इन प्रॉब्लम्स में ही अपना बिजनेस करते हैं, तो जिनका पेशा हो मसाइल की तिजारत करना,
कब वो चाहेंगे कोई मसला हल हो जाए। तो ये मसला हल होना बहुत मुश्किल है, और जो लोग इसमें डील कर रहे हैं वो ये मसला कभी हल होने ही नहीं देंगे। अभिषेक, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? हाँ, इसी में कहना था, तो इसमें एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगा किस तरह से रोल चेंज हुए। जब 1979 में यूएसएसआर ने जब अटैक किया था अफगानिस्तान पे, तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से मुजाहिदीनों को खड़ा किया था। उन्हीं मुजाहिदीनों से ही तालिबान निकला है। यानी उस एक तरह देखें तो तालिबान को अमेरिका ने ही बनाया है। अब और उसी तालिबान से अमेरिका लड़ रहा है, और जिसके खिलाफ बनाया था रशिया के खिलाफ, वो रशिया अब उस तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। और और ये लिंक्स अंदर ही अंदर ऑन ग्राउंड कैसे कनेक्ट होती हैं, वो भी एक अलग ही स्टोरी होती है, जो बहुत कम केसेस में बाहर आती है। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो अफगानिस्तान के बारे में। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।